ओके सो हमने अभी पाइथन से डेटा फेच नहीं किया था, है ना, सिर्फ इंसर्ट करवाया था, राइट? ठीक है। फाइन. So next what we are going to do is we are going to see how we can get the value from the table. ठीक है, टेबल में वैल्यू तो हम इंसर्ट करवा चुके हैं, राइट? अब हमें सिर्फ ये देखना है नेक्स्ट की वैल्यू फेच कैसे करेंगे. तो फेच करने के लिए वी नो कि दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपको सारी डिटेल्स फेच करनी है. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंपोर्टिंग माई SQL कनेक्टर. यहाँ पे डिटेल्स वी आर फेचिंग फॉर होस्ट, फॉर यूजर, फॉर पासवर्ड एंड फॉर डेटाबेस. ये डेटाबेस का नाम हो गया. जिस भी डेटाबेस में आपने टेबल को एक्सेस करना है उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा. हाँ. देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. अगेन ये तो हम शुरू से ही बनाते आ रहे हैं, कर्सर वाला ऑब्जेक्ट, राइट? एंड यूजिंग दिस वी आर राइटिंग हियर द क्वेरी, select star from student. So this query is going to help us fetch the values from the table. बस एग्जीक्यूट में हमने क्वेरी को पास किया एंड यूजिंग फेच ऑल फंक्शन. फेच ऑल मतलब बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फेच एवरीथिंग. ठीक है. तो फेच ऑल क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स इस क्वेरी से आ रहे होंगे सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करवा देगा. किस फॉर्मेट में? किस फॉर्मेट में मतलब? स्ट्रिंग टपल टेबल में ही आएगा. यहाँ पे देखो ना, फॉर एक्स इन माई रिजल्ट, यहाँ पे लूप लगा दिया हमने तो प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद क्लोज कर दिया. तो लेट अस सी. सर हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही करवा देते तो फिर भी वही होता सेम. एक मिनट. इस केस में है टप्पल फॉर्म. ठीक है. तो अलग अलग रोज, जितने जितने भी रोज हैं आपके टेबल में वो सभी सिंगल सिंगल टप्पल की फॉर्म में आपको शो हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे तो हमने सारी वैल्यूज फेच करवा ली. इसी तरह अगर मुझे कोई कंडीशन लगानी है तो क्या आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन. जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जिनमें एज जो है 20 या 20 से ज़्यादा है. तो बाकी तो काम वैसे ही होगा सेम. तो सिर्फ आपकी क्वेरी चेंज हो जाएगी बस. यहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा है. सर जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है मल्टीपल, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, राइट? सॉरी, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट में हम लिख रहे हैं 500, 1000, 1500 लाइन की क्वेरी लिख रहे हैं, तो हर पीस में ऐसे ही पूरा फंक्शन पास करना पड़ेगा? 500 लाइन की क्वेरी? जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एनालिसिस की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए जहाँ 500, 1000 लाइन की क्वेरी की जरूरत पड़ेगी, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी हो, तो वहां पे क्या हम ऐसे ही करते जाएंगे पूरा हाँ ब्लॉक जी. ऑफ? 500 या 1000 लाइन की क्वेरी नहीं होगी वैसे तो. नहीं, मतलब रिपीटेडली अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर निकालना हो. हाँ तो फिर तो आपको क्वेरी तो चेंज करनी पड़ेगी ना यहाँ पे. अगर यहाँ पे क्वेरी चेंज होगी तभी तो रिजल्ट चेंज होगा ना. ठीक. हाँ, अगर आप ये कहते हो कि यही क्वेरी मेरे को बार बार चाहिए फिर आप लूप यूज करो इसी में, वो अलग चीज है. ओके. ठीक है. तो ऐसे ही जिस तरह से भी आपको क्वेरी यूज करनी है, जैसे यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो ये तो डेटाबेस का काम है ना. पाइथन का तो ये काम है कि जो भी आपने क्वेरी यहाँ लिखी है उसको पास कर दिया. अगर वो डेटाबेस के हिसाब से आपने क्वेरी सही लिखी है तो रन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी. बाकी तो सब सेम ही है, आप देख ही रहे हो. तो वट एवर यू क्वेरी यू वॉन्ट टू फेच यू हैव टू राइट इट हेयर, एग्जीक्यूट इट यूजिंग
पाइथन बाय यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन एंड फेच ऑल से आप डेटा फेच करोगे, यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। तो दैट इज ऑल सेम। हाँ अब ये देख लेते हैं। अच्छा आप इसमें कमिट कह रहे थे? हाँ पाइथन में तो करना, मैंने सोचा आप माई सिक्वल में पूछ रहे हो, मतलब डेटाबेस। हाँ यहाँ तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मैंने सोचा आप डेटाबेस में फैच करें, तभी मैंने उस टाइम आपको रिप्लाई नहीं किया कि मैं पहले समझ लूँ कि कहाँ पूछ रहे हो आप। हाँ यहाँ तो करना पड़ेगा। Okay, so here what do we have is, again we are going to pass this database as demo underscore db, right? तो अपडेट करना है आपको, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 23, ये एक्चुअली डेटाबेस का काम है। जितना आपको पाइथन से हमने डेटाबेस को इंसर्ट करना था, फेच करना था, वो मैंने आपको सिखा दिया, राइट। सो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद हाउ वी कैन यूज अपडेट क्वेरी इन डेटाबेस, तो ये आपके लिए नई चीज़ होगी, राइट। आपको तो पता है, और भी कईयों ने एसक्यूएल पढ़ रखा है, बट स्टिल दिस इज हाउ वी कैन, मतलब आपको चेंज करना है। मान लो आपने राम की जो एज है वो गलत लिख दी, ठीक है, तो 24 लिख दी, कुछ ऐसे लिख दी जिससे आपको 23 करना है, तो इस तरह की क्वेरी आपको यूज करनी पड़ेगी। सो एग्जीक्यूट करने के लिए तो सेम कमांड है, बस आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे कमिट करना है उसे, जैसे आप इंसर्शन में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे, बाकी सब सेम है। जैसे हम ये सब चीज अभी एमएस एक्सेल से कर रहे हैं, इसी तरह हर डेटाबेस से यहाँ पाइथन नहीं, कोडिंग अलग होती है। फंक्शन ठीक है, तो इसी तरह से डिलीट है। अगर आपको डिलीट करनी है कोई क्वेरी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी क्वेरी फ्रॉम द टेबल, सो यू कैन डिलीट इट लाइक दिस क्वेरी, ये एसक्यूएल की क्वेरी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट पाइथन विद माईसीक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी आर गोइंग टू सी, हमने वर्ड फाइल फेच कर लिया, वर्ड नहीं ना किया। डेटाबेस में जैसे हमने अभी तुम क्वेरी कॉल करा रहे हैं यहाँ से, इसमें वो भी होते हैं ट्रिगर और फंक्शन वगैरह, क्या होते हैं वो एमएस एसक्यूएल सर्वर में होते हैं उसमें, वो भी हम यहाँ से रन करा सकते हैं, वो सब चीजें रन करा सकते होंगे यहाँ से, हाँ हाँ, है ना वो सब। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएंगी डेटाबेस या पाइथन का तो सिर्फ ये काम है कि आपने जो क्वेरी लिखी है उसको एग्जीक्यूट कराना। अगर वो क्वेरी गलत है तो वो गलत रिजल्ट देगा, सही है तो सही दे देगा, बस। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजेगा डेटाबेस को, फिर डेटाबेस में जाके वो रन होगी, फिर आउटपुट पाइथन में आएगी। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, सिर्फ मैं आपको, जैसे यहाँ पे डॉकएक्स मॉड्यूल है, राइट, इसमें आपको क्या करना है, ये मॉड्यूल इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब वर्ड की फाइल फेच करनी है, तो यू हैव टू यूज पाइथन हाइफन डॉकएक्स मॉड्यूल, ठीक है। पहले इसको इंस्टॉल कर लो, मैं भी देख लेता हूँ मेरे में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मैंने सिस्टम चेंज किया था ना, तो उसमें नहीं है इंस्टॉल्ड। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम पहले डायरेक्टली देखेंगे कि हम वर्ड फाइल में रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है।
तो जब आप कई आपको मॉड्यूल ऐसे मिलेंगे जो कि इंस्टॉल किसी और नाम से होते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट किसी और नाम से होते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल पाइथन हाइफन डॉकएक्स, तो इंस्टॉल इस नाम से होगा लेकिन इंपोर्ट डॉकएक्स नाम से होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी मॉड्यूल है, जैसे हम ओपन सीवी एक मॉड्यूल होता है, राइट, उसमें हमारा इंस्टॉल होता है पाइथन हाइफन ओपन सीवी करके कुछ ऐसे होता है इंस्टॉल। हाँ नहीं नहीं, इंस्टॉल वो ओपन सीवी से ही होता है और वो इंपोर्ट CV2 से होता है, तो अलग नेम होता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। मतलब कम ऐसे मॉड्यूल्स जो कि नाम कुछ और है और इंपोर्ट किसी और नाम से होते हैं, राइट, लेकिन हाँ दे आर प्रेजेंट, ऐसे हैं कुछ मॉड्यूल्स, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हियर वी आर इंपोर्टिंग डॉकएक्स मॉड्यूल, राइट। अब ये जैसे हमने सर उसमें डेटाबेस में ऑब्जेक्ट बनाया था कर्सर का, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं। इसके थ्रू हम सारे फंक्शंस इसमें यूज करें, राइट। सो डॉक इज इक्वल टू डॉकएक्स डॉट डॉक्यूमेंट डॉक डॉट ऐड हेडिंग, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ये हेडिंग ऐड करेगा। और ये जो 0 है, 0 1 2 3 4 ये लेवल्स हैं हेडिंग के। जैसे अगर आपने HTML पढ़ी हो तो उसमें होता है ना H1 H2 H3, पढ़ी है HTML? डिपेंड ये होता है H1 H2 H3 मीन साइज, साइज होता है कि H1 जो है सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 इससे छोटा, इस तरह से। तो ये 0 1 2 3 ये भी साइज होता है। तो यहाँ पे जिस तरह की आपको हेडिंग चाहिए यू कैन पास। तो 0 सबसे बड़ी होती है हेडिंग, ठीक है, 1 करोगे उससे छोटी हेडिंग आ जाएगी, 2 करोगे उससे छोटी आ जाएगी, इस तरह से। ये तो आपने आ गया कि हेडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट ऐड होगी, राइट। देन ऐड पैराग्राफ, उस हेडिंग के नीचे पैराग्राफ आपको ऐड करना है, तो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज, राइट। ये आपने पैराग्राफ लिख दिया। देन ऐड रन, रन मीन्स यू आर गोइंग टू कस्टमाइज, या फिर आपने कोई स्टाइल ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट पैरा पैरा डॉट ऐड रन हे देर बोल्ड, मतलब जो भी आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो वो बोल्ड में ऐड होगा। बोल्ड इक्वल टू ट्रू किया है ना, बोल्ड समझते हो ना, डार्क हो जाता है। हाँ, ऐड रन एंड, अब इसी में इटैलिक्स, इसमें कुछ नहीं किया तो ये सिंपल ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये पैराग्राफ का अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। हाँ, और ये लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं या फिर एक ही बीच में, मतलब कैसे आ रहा है मतलब वो आपका पैराग्राफ कैसे आता है? लागू तो उसमें पैराग्राफ में भी कई सारी लाइन होती है। हाँ, तो जब फुल स्टॉप लगाओगे तभी उससे आगे लाइन लाइन आ जाएगी। अच्छा मतलब ये मतलब एक तरह से फुल स्टॉप हो गया। जहाँ पे आप ब्रेक करोगे ना वहाँ पे नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा पैराग्राफ, तो वो ऊपर वाले सब एक ही पैराग्राफ में आएंगे, तो वो जैसे पैराग्राफ होता है कॉन्टिन्यूस वैसे चलेगा। ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो, पेज ब्रेक, पेज सॉरी, नेक्स्ट पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें हेडिंग ऐड कर दी, उसका लेवल 2 है, वो छोटी हो जाएगी, राइट। इफ यू हैव एनी पिक्चर यू कैन ऐड यूजिंग ऐड पिक्चर डॉट सेव। तो सिंपल इनबिल्ट फंक्शंस है, ऐड रन, ऐड पेज ब्रेक, ऐड हेडिंग, ऐड पैराग्राफ, जो नाम है वही है, ऐड ये कर दो, ऐड ये कर दो, ऐड ये कर दो, बस सिंपल है। तो आप ये रन करो, मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है पहले से, मैं आपको जैसे वर्ड पाइथन 2 अगर करते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखो ये आज की ऐड हुई है 5/11/2022, ये आ गया पहली हेडिंग, फिर ये पैराग्राफ, पेज ब्रेक ऐड किया था, नेक्स्ट हेडिंग आ गई, उसके बाद इमेज आ गई। इमेज नेक्स्ट पेज में इसलिए आई क्योंकि बहुत बड़ी इमेज है, छोटी होगी तो इधर ही आ जाएगी, बस, ठीक है। हम इमेज का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वो वो पाइथन इस यहाँ डॉकएक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आपको अलग मॉड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में अगर आपको इमेजेस से वो काम करना है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल होता है, करके देख लो इसे।
ये फाइल यहीं पे सेव करनी पड़ेगी वो। आपको तो सेव करनी नहीं, खुद ही सेव हो जाएगी। आपको फाइल नहीं बनानी है, पहले खुद ही बना देगा ये फाइल। तभी बना पाएगा ना जब डेस्कटॉप हमारे लैपटॉप में एमएस ऑफिस होगा। बना तो देगा, आप खोल लेना पाओगे से। ओपन नहीं कर पाऊंगा, बना देगा। बना फाइल देगा। बना ऐसी के ऐसी मैंने ठीक है। सिचुएशन कभी काउंटर की नहीं है, देख लो एक बार। बट आई डोंट थिंक एमएस ऑफिस का इसमें कोई रोल है। मेरे लैपटॉप में है नहीं ना। अब आप रन करके देखो ना, शीट तो मेरी अटैच हो गई थी। बस फिर। सर कोई इमेज जैसे होगी इसमें abc.jpg तो इमेज अपनी डाल दो ना। सर इसमें एक एरर आ रहा है, ये दिखा रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन आपका तो मॉड्यूल में हेलो सर। हेलो निखिल सर। हाँ जी कमल, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर, मैं कह रही थी कि इमेज का तो हमें अपना पाथ भी देना पड़ सकता है ना, अगर वो सेम सॉरी, फोल्डर में नहीं कम अगेन। है। मैंने कहा जो इमेज हम डाल रहे हैं, हाँ अगर जी, वो सेम फोल्डर में नहीं है तो वी हैव टू पुट द होल पाथ, मतलब हाँ जी, क्या यस। पाथ है उसका। ठीक है, ठीक। और कुछ भी इंपोर्ट करना पड़ता है क्या साथ में? नहीं, कुछ नहीं इंपोर्ट करना पड़ता। एरर दे रहा है। डॉकएक्स ही तो करना है बस। सिर्फ डॉकएक्स लिखा है ना, पिप इंस्टॉल डॉकएक्स। पाइथन डॉकएक्स, वही तो बता रहा था शुरू में, ये बताया तो है आपको। फिर भी सर कुछ इंस्टॉल तो हो गया, कुछ तो इंस्टॉल हो गया। फिर भी कुछ इंस्टॉल हो गया सिर्फ डॉकएक्स से का, चलो, वो पता नहीं क्या था। हाँ इंस्टॉल हो रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल डॉक एक्स, कोई वर्जन है उसको। पाइथन डॉट हाइफन है हाइफन डॉट सर ये फाइल सेव कहाँ होगी? सॉरी। मतलब फाइल जो ये क्रिएट होगी ये कौन सी लोकेशन में होगी? मतलब जो हमने इंस्टॉल किया है। ये वाली फाइल, हाँ, ये जो हमने आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे आएगी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करो, आपके पास इसकी कौन सी है, वीएस कोड की। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे हम txt फाइल का किए हैं और ये वर्ड के लिए है और csv भी कर लिया हम लोग, एक्सेल के लिए भी csv यूज होगा? नहीं, उसके लिए रीड एक्सेल होगा। तो अलग मॉड्यूल होगा? हाँ जी, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा है। हमारे यहाँ तो पहले से ही जाता है। ये देखो ये क्यों दिक्कत है इसमें, देखो इसमें स्क्रीनशॉट है, ये इमेज है हम्म ना,
इसमें मैं कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट और जेपीजी जैसे नो सच फाइल और डायरेक्टली लोकेशन पे डालनी पड़ेगी ना उसे। सर लोकेशन भी बतानी पड़ती है क्या? इमेज की लोकेशन कहाँ पे डालनी पड़ेगी? इमेज भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डालोगे अगर पाथ नहीं दे रहे हो तो। पाथ देनी है तो सर पाथ कैसे देंगे? पाथ इमेज का पाथ देंगे ना, अगर कहीं और पड़ी है तो उसका पाथ आप दोगे। जैसे ये हमारी ये वाली इमेज है, अगर मैं मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी यही है राइट, अगर मैं इसको बाहर रख देता हूँ यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये याद आया कुछ क्यों का है किया है? डबल स्लैश क्यों लगाया? एक करेंगे तो शायद वो स्पेस मान लेता है, ऐसा कुछ होता है ना, वो कॉमा दूसरा वाला मान लेता है, वो स्ट्रिंग वाला कॉमा ले लेगा। ये हमने एस्केप कैरेक्टर्स में किया था, स्ट्रिंग्स में इस तरह से होगा। सर फाइल तो है लेकिन ये जो इमेज आ रहा है ना ये एकदम मतलब ब्लर्ड आ रहा है। बड़ा क्या आ रहा इमेज है? बड़ा इमेज है ये, हाँ MB का है, लेकिन ये इमेज जो है हाफ आ रहा है। और हाँ, तो वो तो वर्ड की वो है ना, वो तो वर्ड की प्रॉब्लम है ना, पाइथन ने तो अपना काम कर दिया ना, वो तो वर्ड की प्रॉब्लम है ना। जैसे मेरी भी इमेज अगर आप देखोगे तो आधी आ रही है, वो तो वर्ड में है ना कि वर्ड उतनी इमेज को शो ही नहीं कर पा रहा। दैट इज नथिंग टू डू। ये देखो मेरी भी हाँ इमेज सर आधी आ रही मेरा है। भी ऐसे ही आ रहा है। हाँ तो ये तो यहाँ से आप अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे रूलर्स होते हैं हमारे पास, व्यू नहीं, ये वाला, ये अगर इमेज साइज छोटा करोगे तब आपको दिखेगी यहाँ पे। ऐसे मेरी भी इमेज बहुत बड़ी है तो वो तो नहीं दिख रही है। ये देखो अब आ रही है ना धीरे धीरे। हाँ सर समझ गया। वो तो वर्ड का मतलब वर्ड की प्रॉब्लम है वो। ये लो, समझे इस तरह से। ठीक है, तो ये मॉड्यूल मतलब जस्ट बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस तो मैंने आपको ये करवा दिया। अब इसी तरह से अगर डेटा रीड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी फाइल का होना जरूरी है। रीड करेंगे तो फाइल का होना जरूरी है ना, राइट करेंगे तो चलो आप राइट करोगे तो फाइल बन जाएगी, बट इफ यू वांट टू रीड देन यू नीड टू हैव सम फाइल, राइट। तो अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमने डॉक्यूमेंट एम्प्टी का एक वो बनाया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम जिसको रीड करना है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली उसी का बनेगा ना, फिर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम फंक्शंस चलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लो डॉक डॉट पैराग्राफ्स, तो जितने उसमें पैराग्राफ्स हैं उतने वो आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, डॉक डॉट पैराग्राफ 0 डॉट रन्स, फर्स्ट लाइन नहीं फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ्स का एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, 0 1 2 3, 0 से पहला पैराग्राफ, 1 से दूसरा, 2 से तीसरा, इस तरह से। इसको रन करते हैं डायरेक्टली, फिर आपको ज्यादा पता चल जाएगा। ये देखो ये आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स पैराग्राफ्स के। तो वैसे तो इनका हमें कोई सच यूज नहीं है ना, बट ऑब्जेक्ट है ना, ये मेमोरी लोकेशन आ रही है ना कि पहला कहाँ स्टोर्ड है, दूसरा कहाँ स्टोर्ड है, एंड सो ऑन। ये देखो ना, पैराग्राफ ऑब्जेक्ट एट दिस, पैराग्राफ ऑब्जेक्ट एट दिस, एंड सो ऑन। ठीक, ये देखो ना, तभी तो लिखा लिस्ट ऑफ पैराग्राफ ऑब्जेक्ट्स। आपको तो पैराग्राफ से मतलब है ना कि कंटेंट क्या है उसमें, सो यू नीड टू गो विद टेक्स्ट। ये देखो ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, मतलब मेन तो हमें यही चाहिए ना, तो वो चीज़ आपको दिख रही है। रीड कर पा रहा है तो पैराग्राफ का फंक्शन है ना, यहाँ पे कैसे शो करेगा?
यहाँ पे कैसे शो करेगा? देखो जब आप जनरली क्या 90% केसेस में आपके पास फाइल आएगी या तो एक्सेल या CSV, ठीक है, जिसमें आपको डेटा पे काम करना है। बिकॉज नो वन इज गोइंग टू प्रेफर कि वो पहले वर्ड में टेबल बनाए, टेबल में फिर डेटा डाले, राइट? दैट इज वे मोर डिफिकल्ट देन जस्ट कॉपी एंड पेस्टिंग डेटा इन एक्सेल। तो हर कोई आसानी से काम करना चाहता है, तो आपको 95-6% केसेस में आपके पास यही फाइल आएगी। मैं तो कहता हूँ 100% केसेस में CSV फाइल ही होती है। CSV फाइल हमारी डेटाबेस वाली होती है ना? CSV फाइल होती है जिसमें कॉमा से सेपरेट किया होता है, वो होती है। डेटाबेस वाली फाइल नहीं होती, ये होती है CSV फाइल। ये तो हाँ ये वाली। और इसको अगर आप उससे खोलते हो ना, नोटपैड से, तब आपको पता चलता है। नहीं तो एक्सेल में तो वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अरे उससे जो रखते हैं हम फाइल हैंडलिंग से हाँ, .csv बट अगर आपको एनालिसिस के ऑपरेशन लगाने फिर फाइल हैंडलिंग से नहीं ना होंगे। PDF का ऑप्शन नहीं होता ना सर? PDF के लिए एडिटेबल PDF का भी होता है ऑप्शन। सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं है ना? क्योंकि मैंने देखा है 2 तरह की PDF होती है। एक PDF से तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, एक PDF से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। हाँ, PDF तो बहुत कम आएगी आपको, बहुत ही कम, 0.1% चांस है कि आपको PDF मिल रही है। जैसे हमारे पास आते हैं डेटा, हमारे पास आता है कुछ फाइल्स हमारी ऐसी होती है जिसे हम कॉपी पेस्ट करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिसमें आपको राइट्स नहीं होते, उससे आप कॉपी नहीं कर करना पाते। होता है। और आई थिंक जो कॉपी नहीं होती उसमें शायद वो इमेजेस के थ्रू PDF बनी होती है, शायद वो कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम वर्ड की फाइल को कुछ पेस्ट ऐसा भी कुछ होता है, ये भी एक तरीका है कि आप इमेजेस का PDF बना दो, फिर तो कॉपी पेस्ट होगा ही नहीं। दूसरा, कई बार रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं फाइल में, पीछे से रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं कि आप कॉपी कर ही नहीं पाओगे इससे, चाहे वो टेक्स्ट में ही लिखा हो। तो वो तो अलग चीजें हैं, उसमें हम नहीं जा रहे। एनालिसिस के पार्ट में तो हमारे पास एक CSV या एक्सेल, इससे मतलब वो फिर एक्सेप्शनल केस ही होगा कि अगर और कोई फाइल है एक्सपोर्ट, जैसे हमें कोई करना है, हमारे पास कहीं से डेटा है, एक्सपोर्ट करके देंगे तो इन्हीं फॉर्मेट में, तो आप भी तो एक्सेल में लाओगे है ना, या CSV में लाओगे। ठीक है, तो ये हो गया कि वर्ड की फाइल के साथ कैसे एक्सेस वगैरह आप कर सकते हो। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है हमारी, है ना, तो वो शुरू कर लेते हैं। बिफोर डूइंग एनी कोडिंग, पहले थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, नॉट इन पाइथन, नॉट इन एनी अदर एडवांस लैंग्वेज, जब शुरू ही हुई थी, राइट, तो हमारे पास जो चीज़ हम कंप्यूटर से कर सकते थे या किसी प्रोग्राम से कर सकते थे बहुत कम थी। एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, छोटे छोटे ऑपरेशन कर लिए, ये कर लिया, राइट। जैसे जैसे हमें पता लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारी ऑपरेशंस की भी डोमेन बढ़ती गई कि हम ये भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने, तो मान लो कि आज आपको सिर्फ कहते हैं ना कि हमारे पास मान लो 4 लोग हैं रहने के लिए, तो आप 2 कमरे बनाओगे। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे ही कमरे बढ़ाओगे, करेक्ट। वैसे ही, हाँ, जैसे जैसे आपको लगा कि ऑपरेशंस हमें और ज़रूरत है, वैसे वैसे आपको लगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इसमें भी चेंजेस आने चाहिए, करेक्ट। तो जो हमारी सी थी, सी बहुत टाइम तक डोमिनेंट रही है, क्योंकि सी पहली ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे, राइट। लेकिन कुछ देर बाद हमारे पास सी की भी लिमिटेशंस आ गई कि सी जो है वो डेटा के साथ काम नहीं कर सकती ज़्यादा। आपने सुना है कभी कोई प्रोग्राम, कोई वेबसाइट सी में बनी है? नहीं है, सॉफ्टवेयर बनते हैं सी में। क्यों? क्योंकि सी जो है वो फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है।
वो डेटा को हैंडल नहीं कर पाती। सो उस चीज को करने के लिए हमें उसकी अप्रोच में ही चेंज करना पड़ना था। ठीक है, कि अगर हम नई लैंग्वेज बना रहे थे जो वैसे ही काम करती है, उसका क्या फायदा। तो हमें एक नई अप्रोच लेके आनी पड़ी जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, सो दैट वी कैन मैनेज डेटा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास 6 मेन आप कह लो टर्म्स कह लो जो हमें समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज क्लास, देन ऑब्जेक्ट, देन यू हैव एब्स्ट्रैक्शन, then you have encapsulation, then inheritance, and then polymorphism। ठीक है, तो ये 6 हमें आप टॉपिक्स कह लो, टर्म्स कह लो, कुछ कह लो, ये हमें समझने की जरूरत है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज, पहले हम समझते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे जैसे हम अपनी बात करें तो वी आर ह्यूमंस, हम सारे बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, इसलिए हम सभी ह्यूमन क्लास में, लाइक वी ऑल हैव 2 आईज, वी कैन सेंस द थिंग्स, राइट, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन है हम में, तो इसलिए हमारी सेम क्लास है, राइट। इसी तरह से हमारे पास मान लो चेयर है, तो चेयर इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ फर्नीचर क्लास, राइट। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, स्क्रीन है मान लो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की क्लास में आ जाएगी, क्योंकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के थ्रू कोई ना कोई फीचर्स शेयर करेगी, कॉमन होंगे, राइट। तो इसलिए हम उसको एक क्लास में रख देते हैं, इस चीज को क्लास बोला जाता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, तो क्लास को हम बोलते हैं इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब जैसे मानो आपने कोई एक चीज बनाई, नई कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, ठीक है, तो वो बनने के बाद उसकी क्लास डिसाइड होती है ना, कि ये चीज बन गई, अच्छा ये किस क्लास की होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक की होगी, ये इलेक्ट्रिकल की होगी, ये फर्नीचर की होगी, राइट। क्यों, हम देखते हैं कि ये चीज किस काम आ रही है और इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है, तो हम उसको उस क्लास में डाल देते हैं। इसी तरह से तो वो उसकी क्लास जो किसने डिफाइन की, हमने, उसके यूज पे डिपेंड हुई, उसके फीचर्स पे डिपेंड हुई उसकी क्लास। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी जो क्लास है वो यूजर डिफाइंड है, राइट। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आर देयर, राइट। और ऑब्जेक्ट को अब हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, माउस ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, ठीक है, विच डिफाइंस द क्लास। अब मान लो आपने एक क्लास, जैसे मैं बोलो यहाँ पे रूम के बाहर मैं एक बोर्ड लगा दूं, पाइथन क्लास, ठीक है, और उस पाइथन क्लास में बच्चे बैठे ही ना हो, तो फिर वो क्लास का क्या फायदा बाहर लिखने का, फिर तो कोई भी क्लास हो सकती है जब उसके स्टूडेंट्स ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करेगा ना कि ये पाइथन की क्लास है कि किसकी है, वो बन गया तब डिफाइन होगी ना उसकी क्लास। तो उस, हाँ, ऑब्जेक्ट से ही तो डिफाइन हुई इसकी कौन सी क्लास है। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन दी क्लास इन रियल टाइम ऑल्सो, इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो दूसरी चीज, अगर इसको टेक्निकली हम समझने की कोशिश करते हैं तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक क्लास को मेमोरी भी एलोकेट नहीं होती। मतलब एक तो लॉजिकली हमने समझ लिया, दूसरा टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलेगी, तो उसका बनाने का कोई फायदा नहीं। जिसको मेमोरी नहीं मिलेगी वो आप काम कैसे करेगी, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एवरी क्लास नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट। ये चीजें क्लियर होगी दोनों। उसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। अब आपने एक टर्म सुनी होगी एब्स्ट्रैक्ट, क्या होता है, सुन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स को स्पेसिफाई करने के लिए। नहीं नहीं, उससे हम समझ नहीं पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। आई थिंक होता है ना जिसके कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना, आई थिंक। एब्स्ट्रैक्ट आप ये समझो, बुक पढ़ी है हमने, बुक्स पढ़ते हैं हम, बुक्स के पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है एक पेज में, क्या होता है उसमें, उसको प्री डिफाइन करने के लिए जिससे आपको, हाँ, जिससे आपको पता चलता है कि बुक किस बारे में हो सकती है, आपको पूरा नहीं पता चलता।
ये थोड़े नहीं उसमें बता दिया कि ये बुक इसके बारे में उसके बारे में, यू जस्ट गेट एन आइडिया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करता है कि बुक में एक्चुअली होगा क्या, राइट। तो इसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन की अब एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा जी आप कल नहीं आए थे, आप क्या आंसर दोगे? मान लो जैसे आज आप लेट हो गए, मैंने आपसे पूछा आप लेट क्यों हो गए, क्या आंसर दोगे आप? जो भी है, राइट। अब ये थोड़े बताओगे आप सर मैं घर से तो टाइम पे था, ठीक है, रास्ते में जिस ऑटो में आ रहा था उसका टायर पंचर हो गया, ठीक है, फिर मेरे को दूसरा नहीं मिला। आप क्या बोलोगे? सर मेट्रो में लेट हो गया, बात खत्म। मेरे को भी नहीं जानना है क्यों लेट हुए, बस मेरे को इतना आपको बताना था कि हाँ मैं पूछ सकता हूँ कि आप लेट क्यों हुए, राइट। सो यू आर जस्ट गिविंग मी एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर बंदा सीधे कहता है सर बाइक खराब हो गई, छोटी सी, राइट। क्योंकि पूरा जान के मुझे भी कोई फायदा नहीं होना, मेरे को क्या लेना देना उससे। बस मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा कि चलो बंदे को पता रहे कि हाँ भाई इसने नोटिस किया कि मैं लेट हूँ, राइट। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आप वही चीज बताते हो जो दूसरे के काम की है, राइट। जैसे इसकी कई मतलब आप बुक्स अगर पढ़ोगे तो वहां पे एग्जांपल दी होती है इंजन की, गाड़ी के इंजन की। गाड़ी के इंजन को उससे बोनेट से ढका होता है, राइट। क्यों ढका होता है? हर बार आपके काम का नहीं है ना इंजन, आपको तो सिर्फ स्टार्ट ही करना है। आप ये थोड़े देखोगे कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये चल रही है नहीं चल रही है, आपको आपको क्या लेना। आपको तो सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप सेल्फ उसको दो तो वो स्टार्ट हो जाए, अगर नहीं स्टार्ट हो फिर आप देखोगे, पर वो कम होता है तो इसलिए उसको ढका होता है। और उसमें भी वही चीज बाहर होती है जिसको आप देख सको, जो आपके काम की है। बाकी तो मैकेनिक करता है काम, अंदर वाला तो, राइट। तो वो चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन की, जस्ट टू शो दोज थिंग्स विच विच मैटर टू द यूजर। बस जो चीज नहीं चाहिए उसको डिस्क्रिप्शन देना होगा। हाँ डिस्क्रिप्शन देनी ओवरव्यू कह लो आप ये देखो ये तो जो समझना है कि किसी के अंदर 10 प्रॉपर्टी हैं, हाँ, ठीक तो है, उसमें से मुझे दो के चाहिए मुझे। दो ही चाहिए आपको, दो ही चाहिए, बाकी सब बाकी मेरे काम के नहीं। आप एटीएम में जाते हो, आप पैसा निकालते हो, आपको क्या पता अंदर क्या हो रहा है? हाँ, समझ गया। आपको पता है जो पैसा निकालने की आवाज आती है वो एक्चुअल में आवाज नहीं होती, वो स्पीकर से आती है आवाज सिर्फ। आपने नोटिस किया कि अगर एक नोट भी निकलता है तो भी वहां इतनी आवाज आती है, पता नहीं कितने नोट गिन रहे हैं, वो सिर्फ स्पीकर से आ रही होती है आवाज, वही वही आवाज आएगी हर बार, ठीक है। तो मतलब उसमें आपने क्या किया, आपने सिर्फ कार्ड डाला, पिन डाला, पैसे डाले, बाहर आ गए। अब अंदर आपके अमाउंट में उतने पैसे हैं नहीं है पहले वो चेक होगा, ठीक है। फिर जितने आपने डालने हैं वो चेक होगा कितने डालने हैं, फिर उसके हिसाब से नोट देखे जाएंगे, उनकी डिनोमिनेशन आएगी कि 500 के जाएंगे सारे, 100 के जाएंगे। तो सारी चीजें हो रही है ना, पर आपको उनसे कोई लेना देना नहीं ना, आपको तो चाहिए कि मैंने अमाउंट डाला बाहर आना चाहिए, बस इतना, बात खत्म। इसीलिए सारी को कवर किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज इसलिए कवर किया कि आप निकाल सीधे ना निकाल लो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज। तो इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूजिंग क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनकैप्सुलेशन पे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? व्हेन यू आर गोइंग टू, एनकैप्सुलेशन एक्चुअल में वर्ड आया कैप्सूल से। तो कैप्सूल अगर आपने कभी देखा हो तो एक तो होता है कैप्सूल सिंपल पाउडर, पाउडर का ही कैप्सूल बना दिया सॉलिड करके। दूसरा होता है उसके बाहर कवरिंग होती है, उसके अंदर दवाई होती है, राइट। तो अब मेन चीज तो अंदर है, राइट। ऐसे ही इनकैप्सुलेशन का मतलब है यू आर गोइंग टू इनकैप्सुलेट एवरीथिंग इन सम स्ट्रक्चर जिसको हम क्लास बोलते हैं। मतलब आप सारी चीजें क्लास के अंदर ही डिफाइन करोगे, इसका मतलब ये है। मतलब काफी ज्यादा मतलब चीजें हैं, डाटा है, उसको मैं क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो वही हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। हाँ यस, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, यस। फिर दिया उसको हमने, हाँ जो आपने बोनट वाला बताया था, आई थिंक वो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन। हाँ वैसे समझ सकते हो आप। आगे आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग क्या है? इनहेरिटेंस तो होता है कि आपने अपने फोर फादर से क्या प्रॉपर्टीज इनहेरिट, जो हैं वो आगे वो जैसे हमारी, ट्रांसफर हाँ होना, हमारी जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी कुछ आदतें हैं, वो आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम है। हाँ ये पेरेंट्स से मिलती हैं,
राइट, आपके मामा से मिलेंगे या आपकी बुआ से मिलेंगे, कई बार एक आधी बार ऐसी भी होती है, राइट। तो वाई दैट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंटल इनहेरिटेंस। दूसरी चीज, आपने आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो आप इनहेरिट करते हो। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आती है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अब इनहेरिटेंस एक्चुअल में करते क्यों है, क्वेश्चन ये है, राइट। लिंक पता नहीं है जैसे उसमें होता है सर, उसमें पावर गेम में करते हैं, पावर बीआई में क्या इनहेरिटेंस है? मतलब एक तरह से हम वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, तो एक तरह से रेफरेंस देने के लिए। नहीं, जैसे देखो आप, ये मैं पाइथन का सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपने क्लास ए बना दी, इसमें आपने एक फंक्शन बना दिया, राइट, f1 नाम से। अब आ जाते हैं दूसरी क्लास पे, क्लास बी, आपने एक फंक्शन बनाया f2। अब आप जब आप क्लास बी पे काम कर रहे हो, यू केम टू नो कि मुझे f2 के साथ यहाँ f1 भी चाहिए, राइट, f2 के साथ f1 भी चाहिए। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब मान लेते हैं इनहेरिटेंस अभी नहीं है हमारे पास, तो क्या सॉल्यूशन है? तो f1 को क्लास बी में भी लिखो, उसको वहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, वहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वहां पे भी हम डिफाइन करते हैं तो जो f1 आपने क्लास ए में डिफाइन किया उसका क्या मतलब रहेगा? करेक्ट। फंक्शन हम क्यों लिखते हैं? इसीलिए तो लिखते हैं। हाँ, एक ही चीज आप बार बार लिख रहे हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको f2 के साथ f1 चाहिए तो f2 को उठा के क्लास ए में लिख दो, तो हो सकता है या तो f1 को क्लास बी में लिख दो या f2 को ए में लिख दो, तभी होगा काम। लेकिन हमें अब देखो, जब हम बात करते हैं f2 को a में लिखो, तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है कि आपने एक बार जब क्लास डिफाइन कर दी फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट, जो कि जनरली हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, बट दैट इज अ रूल। सो अब पहला तो इसलिए सॉल्यूशन फेल हो गया कि वो 2 बार डिफाइन हो जाएगा। दूसरा इसलिए हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल आप वायलेट कर रहे हो, राइट। सो अब इस केस में क्या हो, अब चाहिए तो f1 f2 के साथ, तो फिर आती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस से हम क्लास ए को क्लास बी में कॉल करेंगे और उससे f1 हमें वहां पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। वो सिंटेक्स क्या होता है क्या नहीं वो बाद में देखते हैं, सारी प्रॉपर्टी तो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तो f1 ही है ना, जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसमें पेरेंट की सारी आ जाएंगी, उसकी तो है ही प्रॉपर्टी, हाँ, अपनी जो पेरेंट पेरेंट की भी आ वो भी आ जाएगी। जाती है ना। तो ये देखते हैं कि कैसे करते हैं, वो बाद में देखते हैं। समझ आ गया? हाँ, समझ गया। जैसे आपने जैसे f1 और f2 है, उसको आपने इन मतलब एक तरह से एनकैप्सुलेटेड किया था क्लास ए और क्लास बी में, उस चीज को वो कर देंगे। जब से मैंने ये प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट की है, जब से सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन होता है ना, इन्हीं में थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि कुछ ही सिमिलर से हैं, बाकी ये क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब टॉपिक समझ में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सारे। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक एंटिटी के बहुत सारे यूजेस, आप ऐसे समझ लो। जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, एज अ ह्यूमन वी आर फादर टू समवन, वी आर ब्रदर टू समवन, वी आर सन टू समवन, अलग-अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं, फ्रेंड हैं, एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे रोल हम प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। सिमिलरली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैव इसी तरह से कुछ एंटिटीज होती हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं, मतलब सेम वही चीज, कहीं कुछ। जैसे प्लस ऑपरेटर की बात करें, जो एडिशन ऑपरेटर है, उसको आप इंटीजर वैल्यू के साथ यूज करो तो एडिशन हो जाएगी, स्ट्रिंग के साथ यूज करो तो कॉन्कैटिनेट है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एडिशन ऑपरेटर, अगर आपसे कोई पॉलीमॉर्फिज्म की पूछता है। और ये हर लैंग्वेज में, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके प्लस ऐसी एक्ट करता है, राइट। तो ये भी हम देखेंगे कि आगे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, ठीक है, तो मल्टीपल फॉर्म्स। सो दीज आर दी 6 डिफरेंट यू कैन से टॉपिक्स या कुछ कह लो, जो कि हमें पता होना चाहिए अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे
मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं सी से बनी है, तो ये पाइथन किससे बनी है, डेवलप किससे हुई है? देखो C++ जावा के बाद ना ये कॉन्सेप्ट हट गया था। जैसे C++ तो ठीक है, C हमारे पास C++ C शार्प, ये तो सब C से बने हैं, मतलब C हाँ, यहाँ पर C शार्प। देखो बेसिक तो वही है, बेसिक तो ये, अगर आप पाइथन में भी आप देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट तो यही है, राइट। बस ये है कि आगे आगे इम्प्रूव होती गई हैं चीज़ें, ठीक है, और कुछ नहीं है। पाइथन किससे डेवलप हुई है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज बाय पाइथन, ऐसा नहीं है। बेसिक तो वही चीज़ है ना। है तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो .NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है प्लेटफॉर्म। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो शायद जावा ही है, जिसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, मेरी जानकारी में। उसके बाद लैंग्वेजेस तो काफी सारी आई हैं, लेकिन मेरी जानकारी देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, व्हाट वी आर डिफाइनिंग इज अ क्लास नेम एज डॉग, राइट। तो ये सिंटेक्स होता है पाइथन में क्लास को डिफाइन करने का, राइट। सो क्लास का नेम, तो डॉग इज द नेम ऑफ क्लास। उसमें हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए दो, a इज इक्वल्स टू मैमल, b इज इक्वल्स टू डॉग। अब आ जाते हैं फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम क्लास में। यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ कीवर्ड का क्या मतलब है? सेल्फ कीवर्ड मींस, या मींस छोड़ो, सेल्फ का काम है कि जो वेरिएबल्स आप क्लास में यूज करोगे, उन वेरिएबल्स को क्लास जो है सेल्फ के बिना नहीं पहचानेगी। सेल्फ लगाना जरूरी है। तो जो ए और बी है, ये सेल्फ वहां पे बता रहा है कि ये क्लास के ही वेरिएबल है। अगर आप 14th लाइन में देखो, हाँ हमने लिखा आई एम अ सेल्फ डॉट ए, अगर आप यहाँ ए लिखोगे ना डायरेक्ट, तो नहीं प्रिंट ही नहीं होगा। पर सर वो तो पाइथन में तो कभी ऐसा होता नहीं है कि मतलब हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू सेंड करी और फिर उसको प्रिंट या फिर यूज करते हैं, तो इसीलिए तो सेल्फ, सर ये सेल्फ एक काइंड ऑफ आर्गुमेंट है फंक्शन का, हाँ जी, क्लास और वही है। और इसका नाम हमेशा सेल्फ ही होएगा। सेल्फ, हाँ सेल्फ कीवर्ड है। ओके, कीवर्ड है, ओके। जैसे सर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल वैसा कुछ, ये लोकल वेरिएबल लेगा सर, ग्लोबल वाला नहीं लेगा। ग्लोबल को तो जरूरत ही नहीं, ग्लोबल तो बाहर होगा ना क्लास से, उसको क्या जरूरत है। और फंक्शन के अंदर हमें सेल्फ ही लिखना है, तो जो हम अपने नहीं, और सेल्फ के साथ और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, बट सेल्फ आपको लिखना ही है। नहीं, सर एक क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि हम ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी बोलो। निखिल सर, अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है विद इन द क्लास, तो हमें सेल्फ यूज करना पड़ेगा या उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? उस पे भी आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा, तो हमने यहाँ प्रिंट किया सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी, तो ए की वैल्यू मैमल है, बी की वैल्यू डॉग। देन व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो DRF इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, राइट। तो और ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करते हो इस तरह से, क्लास के नाम से, क्लास का नेम डॉग है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, के साथ में ब्रैकेट्स लगा के दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ए ले लो, बी ले लो, सी कुछ ले लो, राइट। तो वो आप क्लास के नेम से डिफाइन करोगे, एंड दिस इज हाउ वी फेच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स डिफाइंड इन द क्लास, DRF डॉट ए, ठीक है, डॉट ऑपरेटर से। एंड दिस इज हाउ वी कॉल द फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास, डॉट फंक्शन नेम, ठीक। जब इसको रन करेंगे तब ये आउटपुट आएगी।
क्योंकि फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ेगा ना। गॉट इट? इंपोर्ट वगैरह नहीं होगा कुछ। अच्छा, पहले हमने वो वेरिएबल को प्रिंट करा है, उसके बाद फिर हमने फंक्शन के थ्रू IM करके फंक्शन में तो दोनों ही चीजें हो रही है ना। हाँ, ए में अलग से वैल्यू प्रिंट करा दी हमने। अच्छा अच्छा। ठीक, तो पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम लेके फिर उस फंक्शन को कॉल करके फिर उसके अंदर मतलब उसको प्रिंट करवाना है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के कारण ही क्लास की एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक क्लास को मेमोरी नहीं मिलेगी। तो मेमोरी नहीं मिलेगी तो कोई वैल्यू नहीं स्टोर कर पाएगी, वैल्यू नहीं स्टोर कर पाएगी तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। हो गया? टॉपिक आगे पीछे नहीं है या कोई कहीं से भी कर लेते थे? नहीं तो इसमें आपको लगा कोई अनरिलेटेड है? नहीं है कहीं नहीं। बस लेकिन हाँ, अगर हम पहले ये कर लेते तो शायद बात हम भूल जाते, है ना। देखो, डेटा एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए ही नहीं, सही है कि हाँ, ये इसीलिए बाद में करवाओ। डेवलपमेंट का पार्ट है, अगर डेवलपमेंट में जाते हैं तो ये ना भी करवाते तो कोई वो नहीं थी, क्योंकि डेटा हमें चाहिए, आई थिंक डेटा साइंस में नहीं चाहिए। कहीं भी नहीं चाहिए, ये आपको सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए। हाँ, वहाँ पे आप यूज करो तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना हो नहीं सकता। हाँ, जनरली इसी के बिना करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंटेक्स का वही ध्यान कर रखना पाएगा है। इसके थ्रू जो पहले से प्रोग्रामर छोटी कर रहा छोटी है। चीजें हैं, हाँ? इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या हाँ। क्या आप इसमें वही कर पाएगा जो प्रोग्रामर जो पहले से प्रोग्रामर है, और जो प्रोग्रामर होगा वो तो डेवलपमेंट में जाएगा ना। वो डेवलपमेंट में जाएगा, एनालिसिस में नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में क्या होता है, देखो, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। जो मैं एक एक वर्ड बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, जब मैं एग्जाम समझाऊंगा तो आपको चीज याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन या मेथड, फंक्शन या मेथड एक बात होती है, विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। चलो, अब यहाँ पे ये हमने क्लास पर्सन बनाई, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। जनरली लैंग्वेजेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप नाम देखोगे तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। कहीं भी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे तो यही नाम से मिलेगा आपको। वो तो वैसे ऑटोमेटिकली भी होता है ना हमारा कंस्ट्रक्टर, तो अगर हम उसको नहीं भी बनाए तो ऑब्जेक्ट को है ना। सर इसका काम क्या है, तो फंक्शन ही वही तो बताया। एग्जांपल क्या बोली मैंने पूरी लाइन? ये इनिशिएट करता है ऑब्जेक्ट को। हाँ, तो आगे बता रहा हूँ। अभी ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, दिस इज डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम है कंस्ट्रक्टर का, पाइथन में यही नेम रहेगा, राइट? मतलब इसको प्रिंट मतलब कॉल कर दिया तो मतलब अपने आप ही कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। हाँ, अब ये DEF है तो फंक्शन हो गया, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मतलब कंस्ट्रक्टर। सेल्फ, सेल्फ किस लिए यूज होता है पता है आपको? नेम एज एन आर्गुमेंट, जैसे फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम। सिर्फ आपने इतना काम किया है कंस्ट्रक्टर में कि नेम की वैल्यू अब सेल्फ डॉट नेम से होगी। सर उससे पहले हमने वही नेम तो वेरिएबल डिफाइन किया है कि नेम पर क्लास के अंदर, तो इसीलिए तो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। पूरा तो होने दो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ठीक है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया विद द नेम ऑफ द क्लास, ये क्लास नेम होगी ना। यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया निखिल। अगर आप यहाँ देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो कुछ नहीं पास किया था, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया।
So a constructor is a special type of function which is used to initialize the object. तो नेम की वैल्यू यहाँ से जाएगी, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वो अपने आप मतलब जो विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तभी तो कह रहा हूँ कि डेफिनेशन को ध्यान में रखो। यू हैव क्रिएटेड अ फंक्शन विच इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट मींस ये जो वैल्यू है ये नेम को पास हो जाएगी, नेम को पास हो जाएगी तो आगे यूज हो जाएगी। तो फ्लो बताना, हमने निखिल पास किया, यहाँ से ये कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया, ये पी, हाँ पी ऑब्जेक्ट बन गया, पी से हमने फंक्शन कॉल किया, पी से हमने फंक्शन को, अब यहाँ पे जैसी ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऐसे भी ऐसे काम करता है ना कंस्ट्रक्टर, जैसी ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो नेम में वैल्यू यहाँ से पास होगी, तो नेम की वैल्यू नेम इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम, तो नेम विल बी फेच्ड एज सेल्फ डॉट नेम। तो यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो सेल्फ डॉट नेम में क्या वैल्यू आएगी, नेम की, नेम की वैल्यू क्या है निखिल? पहले वो नेम की वैल्यू हो जाएगी असाइन आप लिखे, उसके बाद फिर आपने जो फिर से कॉल करना फंक्शन, तो वो भी उसके नाम से करना है, पी के नाम से, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं ना। इसको डीबगिंग वाले ऑप्शन से दिखा दोगे? डीबगिंग मेरे वाले में चलता नहीं है यार, मेरे में नहीं चला, मैंने घर चला के देखा था। आपने सभी को समझाना पड़ेगा मेरे को। सर ये कोड शेयर कर दो। बाद में कर लेंगे, क्योंकि मेरे में भी जल्दी डीबगिंग करते हैं। उसके लिए ना कुछ वो इंस्टॉल करना पड़ता है। सर जी ये देखो एक्सटेंशन कुछ चाहिए होगी, देखना पड़ेगा क्या एरर है, चल तो पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं, कहीं यूज ही नहीं ना की कभी, तो इसलिए वो एक्सटेंशन में नहीं किया वो, समझ गए? सर जो एक हमने बार फर्स्ट एक बार याद नहीं यार, वो कंस्ट्रक्टर ना थोड़ा वैसे याद है कि हाँ मतलब हम डिफाइन नहीं करते हैं तो सिस्टम में ऑलरेडी होता ही है, कंस्ट्रक्ट हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता डिफॉल्ट है। कंस्ट्रक्टर होता ही है, अदरवाइज हम भी इसको कर सकते हैं। हाँ जी बोलो क्या कर रहे थे? ठीक है, बैठे से 2 मिनट में भूल जाएंगे कौन सी चीज कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी। हाँ जी आप कुछ पूछ रहे थे ना, कोई ऑनलाइन जो ज्वाइन हुआ समवन। सर जो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया और जो ये मतलब कंस्ट्रक्टर यूज करके किया, इसमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब आप ये देखो ना, यहाँ पे हमने जब ऑब्जेक्ट कॉल किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट में हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया है, तो ये वैल्यू पास हुई है और वो नेम को असाइन हुई है, वो कंस्ट्रक्टर के कारण ही हुई है असाइन। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें ये वैल्यू पहले ही पास कर दी थी इसलिए, राइट? सर बिना पर कंस्ट्रक्टर काम के तो अगर हम फर्स्ट इनिशियलाइज करना चाहें मेथड से भी हो जाएगा ना? हाँ हो तो उससे भी जाएगा। दिस जस्ट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू योर कोड। ये वैल्यू आप यूजर से लोगे, वो यहाँ पास कर दोगे, तो फ्लेक्सिबल हो गया ना कोड आपका, नहीं तो आपका स्टैटिक रहेगी वैल्यू, जो हम यूजर से इनपुट लेते हुए करते हैं वही काम है ये भी, ठीक है? तो अभी आप इतना इन दोनों को मतलब करके देखो जरा, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे पढ़ते हैं खुद से भी थोड़ा सा, तो उससे शायद हाँ मैंने जो अभी लास्ट कोड शेयर किया ना, उसमें भी कुछ अलग नहीं किया हुआ, वो सिर्फ कोड लेंथ है, उसमें वेरिएबल ज़्यादा है, काम वही है उसमें भी क्या हो। जैसे ये देखो क्या किया हमने, डॉग बनाई क्लास, एनिमल एक वेरिएबल आ गया जिसको हमने डॉग से इनिशियलाइज कर दिया, ये हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में 2 वेरिएबल आ गए, ब्रीड और कलर। सेल्फ तो आएगा ही आएगा, राइट? सो ब्रीड इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्रीड, कलर इक्वल टू सेल्फ डॉट कलर। अब ये जो ब्रीड और कलर की वैल्यू हम ये ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, ठीक है? ये देखो ये बनाया ऑब्जेक्ट, रॉजर इक्वल टू डॉग पग एंड ब्राउन, तो ब्रीड आ गई पग, कलर आ गया ब्राउन, ये यहीं से उठाएगा। आप ये उससे समझो ना कि काम कैसे करता है, कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। जब तक हम ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेंगे उसके अंदर वेरिएबल पास नहीं करेंगे तो कंस्ट्रक्टर अपना काम कैसे करेगा? हाँ तो वैल्यू आएगी नहीं उसको कुछ भी। सो दैट इज व्हाई, अब देखो सिंपल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बना के उसको कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है बिकॉज इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बट फिर ऑब्जेक्ट को भी तो हम क्रिएट करेंगे, तो फिर उसमें भी हम जो क्लास होगी उसको कॉल करेंगे, कॉलिंग का चीज तो क्लास थोड़े कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं।
सर ये जो डॉग उसमें है, ये तो के अंदर तो डिफाइन करते हैं। ये तो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना, ब्रीड और कलर की। अब मेरा थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सर पता है इसमें हम कॉल ही तो कर रहे हैं, ये डॉग है वो क्लास है, डीओजी डॉग वो क्लास है ना। वो तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना ये तो। रॉजर तो ऑब्जेक्ट है, हाँ रॉजर तो फिर वो तो क्लास के नाम से ही बनेगा। क्लास नहीं कॉल होती कभी भी, क्लास नहीं कॉल होती, क्लास के फंक्शंस कॉल होते हैं, समझ गए। इसको आप खुद से देखोगे ना जरा तसल्ली से, तो आपको पता चल जाएगा, मतलब अपने पेस से, जैसे आपको खुद समझ आता है 1 by 1। तो फिर ये कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है सब। बड़ी करने में वो बड़ी ठीक है, तो इतना ही करते हैं अभी, क्योंकि सारा कवर तो होगा नहीं अभी भी। तो कल पे इसको, हाँ इनहेरिटेंस देख लेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लेंगे, मतलब एक एक एग्जांपल आपको एटलीस्ट पता तो हो ना कि कैसे होता है। सो वी विल डू इट। ये डेटा एनालिसिस में जरूरत नहीं पड़ता है नहीं 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 नहीं, तो सर तभी तो बाद में बस इसको एक ही दिन में जानकारी के खत्म लिए कर रहे हैं। ये हाँ जी, क्या कह रहे हो? ठीक है, अगर ये डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती तो इसको वेट दे के बढ़ाते हैं ना, बढ़िया सा करके। अभी हमें दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल चलो आपको पता हो जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोड लिखा और आपको समझ ही ना है ये क्या हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ इसमें इंक्लूड किया। वैसे आपको कहीं मिलेगा नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड एनालिसिस में, बट हाँ फिर भी किसी ने यूज किया हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या किया हुआ एटलीस्ट। हाँ ठीक है, तो ये एक बार कर लेना, कल हम थोड़ा सा आगे करके फिर कंक्लूड कर देंगे इसको। हाँ हाँ पाइथन सर की, अभी और क्या टॉपिक्स बात बस यही लास्ट टॉपिक है, के बाद उसके बाद छुट्टी खत्म। उसके बाद पाइथन हम एक ऐसे करेंगे ना, या फिर ऐसा करो आप अगले वीकेंड का भी रख लो क्लास। अगले वीकेंड तक तो आ सकता हूँ मैं भी, तो उस अगले वीकेंड से मेरी शिफ्ट संडे की लग गई। तो उसमें हम ऐसा करेंगे, एक डाउट्स देख लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत डेटा पे काम कर लेंगे, CSV वगैरह पे, कि कैसे उसमें काम कर सकते हैं। ये देखना था ना एक्सेल कैसे फाइल रीड और राइट। वो भी बता देंगे। और सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे ये हम लोग बार चार्ट या मैटप्लॉट बार बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो हम उसे क्या CSV फाइल या एक्सेल फाइल में उससे राइट कर सकते हैं? नहीं, आपको इमेज जो है वो अलग से डिफाइन करनी पड़ती है, उसमें CSV फाइल में चार्ट कैसे आएगा आप खुद सोचो। नहीं आएगा, एक्सेल में भी नहीं आएगा। नहीं, वो इमेजेस को सपोर्ट नहीं ना करते। ठीक है, सो यही कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स एवरीवन।